नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? थोड़ा वक्त ज़्यादा हो गया तो कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से लगातार कक्षाएं नहीं बना पाए, तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। आज एक टॉपिक जो हम लोगों ने बीच में अधूरा छोड़ दिया उसे पूरा करते हैं। वो चल रहा था अपना मूल अधिकार। मूल अधिकार की मोटी मोटी बातें अपन लोगों ने कर ली हैं। जैसे मूल अधिकार के बारे में बात करी तो इसको भाग 3 के अंदर मतलब काफ़ी बातें हैं जो आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं और देखी भी होंगी। 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं मोटी मोटी बातों को। मूल अधिकार का उल्लेख कहाँ है, तो कौन से भाग में है पूछ लिया तो तीसरे भाग के अंदर है। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हैं, तो 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख दिया रखा है। फिर शुरू होते हैं 12 से, तो 12 के अंदर राज्य की परिभाषा के बारे में अपने बात कर ली। 13 के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन एक शब्द बोला था मैंने। 14, 15, 16, 17, 18 समानता के अधिकार के बारे में बात करते हैं और उसके बाद में स्वतंत्रता की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके बारे में बताया था मैंने आप लोगों को। साथ में 19, 20, 21 और 22 तक आ जाते हैं अपन। उनको एक एक बिंदु वाइज हम लोगों ने समझ लिया है। एक क्वेश्चन जरूर मैंने आप लोगों को बोला था कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो कौन सा अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाता है। तो अनुच्छेद 19 के बारे में याद आया होगा आप लोगों को, तो वो उसके बारे में बात करिए। और 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होते हैं। फिर 23 और 24 के बारे में बात करी तो शोषण के अधिकारों के बारे में बात कर दिया अपन ने। बलात् श्रम के बारे में बोल दिया कि कोई भी व्यक्ति जो 14 साल से कम आयु का बच्चा है तो उसे जोखिम भरे कारखानों के अंदर काम करने की मतलब बाध्यता नहीं होगी। अच्छा, मुझे जहाँ तक याद है शायद 23 और 24 को मैंने नहीं बोला है, नहीं पढ़ाया है शायद, जहाँ तक है इस वीडियो में नहीं है। तो 23 और 24 क्या है मैंने तो लिखा भी नहीं यहाँ पर। देखिए बोर्ड के अंदर मैंने कुछ स्पेशली आज की क्लास के लिए बहुत सुंदर तरीके से इसको व्यवस्थित किया है और बताने का प्रयास करूँगा मैं सभी बिंदु आप लोगों को, एक एक बिंदु। लेकिन 23 और 24 जहाँ तक मुझे याद है नहीं लिखा, तो वो क्या है बेटा सुन सकते हो उसको। अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकारों का उल्लेख है। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध। शोषण किसका होगा साहब? कि कोई भी इंसान का व्यापार नहीं करेगा। ये मूल अधिकारों के अंदर बंद में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति का शारीरिक शोषण नहीं होना चाहिए, कि ना तो उसके बलात् श्रम, मेरा शब्द सुनिएगा, बलात् श्रम, बलात् श्रम का निषेध बता रखा है। और साथ में ये कह रखा है कि किसी भी मानव के शरीर के अंगों का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 23 के अंदर बता रखा है किसी भी शरीर के अंगों का, किसी भी मानव के शरीर के अंगों का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा। मतलब अक्सर कई बार होता है ना कि किसी की किडनी निकाल के बेच दी, तो नहीं साहब, शरीर के अंगों का आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हो। और अनुच्छेद 24 में ये बता रखा है कि कोई भी बच्चा अगर 14 साल से कम आयु का है तो उसे जोखिम भरे कारखानों के अंदर कार्य करने की अनुमति नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो उस बच्चे के मूल अधिकारों के खिलाफ है। दूसरी बात, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में बता रखा है। इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा सर। अच्छा, एक बलात् श्रम मैंने बोला है शब्द, बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब क्या है? तो बलात् श्रम का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, मजदूरी की जाती है और उसे उसकी निश्चित मजदूरी का अगर भुगतान नहीं होता, कोई व्यक्ति उसको निश्चित मजदूरी का भुगतान नहीं करता है, तो वो बलात् श्रम की श्रेणी में पाया जाएगा। तो ये बलात् श्रम के बारे में है। तो 23 और 24 ये बातें हैं। आप एक दो बार वीडियो सुन लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, मूल अधिकारों के अंदर मोटे मोटे जो क्वेश्चन आते हैं उसके इंट्रोडक्शन में आते हैं, उसके भाग से आते हैं, उसके अनुच्छेद से आते हैं। उसके बाद में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यहाँ तक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिनके अंदर अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो मैंने कुछ बिंदु लिखे हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ये जो है इनकी हेडिंग है, मैंने ये लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपसे पूछ लिया जाए, ये इंपॉर्टेंट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारे संविधान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार बता रखे हैं। कहाँ से कहाँ तक हैं? तो 25 से लेकर 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख बता रखा है। एक एक क्रम वाइज इनके बारे में बात कर लेते हैं। आइए करते हैं, चलो इनकी चर्चा। देखो, सबसे पहले धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है हमारे भारत के संविधान में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अनुच्छेद 25 के अंदर स्पष्ट हो रखा है। अनुच्छेद 25 में क्या बता रखा है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में कह रखा है अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप बोलोगे सर अंतःकरण क्या होता है? बेटा, अंतःकरण का मतलब ही धार्मिकता होती है। अंतःकरण मतलब आत्मा से अनुकरण करना। तो क्या कहा है हमारे 25 में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है,
किसी भी धर्म के अनुसार अपने कार्य कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है और उसके अनुसार अपना आचरण भी कर सकता है। तो अनुच्छेद 25 के अंदर अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें बताया गया है कि मानव को, व्यक्ति को, नागरिक को, हमारे देश के बारे में बात करें तो हमारे देश में नागरिक जो है उनके लिए कि नागरिक जो है, भारत का नागरिक जो है वो स्वतंत्र होगा साहब। वो किसी भी धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए, किसी भी धर्म के अनुसार मान्यताओं के अनुसार कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। किसी भी प्रकार के उसके ऊपर अंकुश नहीं लगाए जा सकते धार्मिकता के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर। तो ध्यान रखिएगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंदर बता रखा है कि व्यक्ति को अपने आचरण के अनुसार जो वो चाहे, जिस तरीके से वो चाहे, अपनी धार्मिक भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 25 के अंदर बता रखा है। उसके बाद में अनुच्छेद 26 क्या है, देखिए अनुच्छेद 26 में बता रखा है कि हम जो भी कोई धार्मिक कार्य करेंगे हमारे धर्म के अनुसार, अपने अपने धर्मों के अनुसार जो भी कोई धार्मिक कार्य किया जाएगा किसी भी धर्म के अनुसार, वो किस प्रकार से आयोजित हो, उसका प्रबंधन किस तरीके से हो, उसकी व्यवस्था का उल्लेख कर रखा है। जैसे ताजा अभी फाल्गुनी माह चल रहा है, तो इस टाइम पर होली का पर्व मनाने की ओर हम लोग अग्रसर हैं, और वैसे ही कल होली है तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे नेक्स्ट होली जब आए तो सब आप अपने नौकरी का जो स्थान भगवान ने आप लोगों को आशीर्वाद रूपी दे रखा है, उस स्थान के ऊपर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो मेरी दुआएं और मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के लिए कि अगली होली तक आप लोग सभी नौकरी लग जाएंगे। तो उम्मीद है कि भगवान सुने, पता नहीं सरस्वती विराजमान हो जाए। तो आप लोगों के लिए, सबके लिए आशीर्वाद और सबके लिए दुआएं। देखिए, बात कर रहा था मैं धार्मिक कार्यों की, तो अभी जैसे खाटू श्याम जी दुनिया में बहुत ज़्यादा आस्था का प्रतीक माना जा चुका है। तो इसमें लगभग 40 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं खाटू श्याम जी महाराज के। तो वो जो मंदिर की व्यवस्थाएं करी गई हैं वो क्या है, वो यही है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन। तो अभी जो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन किया गया है वो इसी अनुच्छेद 26 के अंदर आता है। कोई भी हो, जैसे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, ओणम हो, कोई भी त्यौहार हो, गुरु नानक साहब जयंती हो, गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा कोई कार्य किया जाए, कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाए, तो उसका प्रबंधन किस प्रकार से होगा, इसकी जानकारी जो है अनुच्छेद 26 में बताई गई है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 27, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, अनुच्छेद 27 के अंदर ये कह रखा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो धार्मिक कार्यों के अंदर या धार्मिक प्रबंधन के द्वारा उस मंदिर के अंदर, उस चर्च के अंदर, उस गुरुद्वारे के अंदर अगर कोई पैसा इकट्ठा होता है, कोई अपने श्रद्धा भाव से वहाँ अर्पित करता है, तो उस पैसे के ऊपर जो है वो सरकार की तरफ से छूट की अदायगी नहीं होगी। मतलब छूट दे रखी है उसके ऊपर, यहाँ लिखा हुआ है करों की अदायगी में छूट, मतलब टैक्स नहीं लगता है। धार्मिक कार्यों से प्राप्त आय जो होती है उसके ऊपर भारतीय सरकार के द्वारा टैक्स वसूला नहीं जाता है, क्योंकि ये सेवा भाव से दिया गया एक चंदा है, एक शुल्क है, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं दिया जाता है। ध्यान रखिए, ध्यान क्या मैं आपको बताऊं, याद करिए जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत से मंदिरों में अचानक पैसों का बहाव सा आ गया था, तो लोगों ने देखा काला धन कमा रखा था, कैसे देखिए, तो भगवान के चरणों में रख देते हैं कि हे ईश्वर, इस धन को अब आप ही बचा के रखिए। तो कहने का मतलब लोगों के द्वारा जो पैसा मंदिरों में दिया जाता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। इस बात का उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 27 के अंदर हमारे बता रखा है। आगे देख लेते हैं, अनुच्छेद 28 में क्या कह रखा है। तो अनुच्छेद 28 में ये कह रखा है कि साहब, अगर कोई भी शिक्षण संस्थान है, कोई भी शिक्षण संस्थान जो सरकार के खर्चों के द्वारा या सरकार के अनुदान या सरकार के सहयोग से चलती है, तो उसके ऊपर उसमें उस विद्यालय के अंदर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा का निषेध है भैया। जहां सरकार के द्वारा कोई अनुदान या सहायता दी जाती है, मतलब सरकारी स्कूलें हैं, सीधा सा आप ये समझिए, ये अनुदान और सहायता की तो मैं आगे बात करूंगा। अभी जो सरकारी स्कूलें हैं वहाँ किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा वर्जित है, नहीं दी जा सकती। यूँ नहीं साहब हिंदू धर्म का गुणगान कर दिया या मुस्लिम धर्म का गुणगान कर दिया या सिख ईसाई जो भी धार्मिक हैं हमारे धर्म बने हुए हैं, उनकी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, वर्जित है ये। तो ये अनुच्छेद 28 के अंदर राजकीय शिक्षण संस्थाओं में, देखो राजकीय मतलब सरकार की, राज्य की जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध होगा, किसी भी प्रकार के धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अच्छा, धार्मिक शिक्षा पर मेरे को एक बात याद आई, अंतःकरण की स्वतंत्रता जो है, इसका एक क्वेश्चन रीट में आया हुआ है, 2018 रीट के अंदर एक क्वेश्चन आया था। वो क्या था, वो ये है कि जो सिख समुदाय है, सिख
ये जो सिख समुदाय है और सिख समुदाय की तरफ से एक कृपाण धारण किया जाता है। मतलब एक छोटा तलवार रूपी एक हथियार सा होता है। हथियार तो नहीं कहूँगा मैं इसे, क्योंकि आस्था का प्रतीक है सिख धर्म के अनुसार। तो कृपाण जो धारण करता है सिख धर्म के अनुसार, तो उस कृपाण को धारण करने की छूट होगी। ये भी किसमें आता है? अनुच्छेद 25 में ही आता है। ध्यान रखिएगा ये बात कि कृपाण धारण करना क्या है। तो एक स्वतंत्रता का अधिकार है, और कौन से स्वतंत्रता का अधिकार है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये बात मुझे याद आ गई, 2018 रीट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे आ जाइए, अगला बिंदु है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। अभी ताजा जो रीट लगी है 2020-21 के अंदर जो रीट लगी थी, उसके अंदर ये ऑप्शन में आया था और बहुत से लोगों ने इसी को टिक कर दिया था। उसमें क्वेश्चन पूछा था कि अनुच्छेद 21 का अधिकार किस में शामिल है। तो अनुच्छेद 21 के अंदर आते ही लोगों ने दिमाग लगा दिया कि साहब 21 के अंदर 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दे रखी है, इसी का वो क्वेश्चन था। तो शिक्षा का अधिकार कर दिया था, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार कर दिया था, जबकि वो स्वतंत्रता का अधिकार था। क्योंकि अनुच्छेद 21 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकारों में आता है। 19 से लेकर 22 तक देखो, मैंने बताया है आपको, 19 से 22 किसके अंदर है? स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख है। तो स्वतंत्रता के अधिकारों के अंदर 21 आ गया, लेकिन लोगों ने शिक्षा सोच के इसको कर दिया। तो ये अब अगला बिंदु है अपना संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। ये क्या है? इसका उल्लेख बता रखा अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर। शिक्षा, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार का उल्लेख इसमें है, अनुच्छेद 29 में और 30 में है। क्या है साहब? देखो 29 के अंदर, 29 के अंदर कह रखा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय से क्या मतलब है? अल्पसंख्यक समुदाय से है कि ऐसे वर्ग के लोग जो संपूर्ण जनसंख्या के अंदर कुछ हिस्से में पाए जाएं, उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। तो अल्पसंख्यक जो संख्या के अंदर कम हो औरों के अनुपात में। तो इसमें बता रखा अनुच्छेद 29 में कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। साहब जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? कि साहब अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय है, भारत देश की बात कर रहे हैं अपन विशेष रूप से, जैसे सिख भी हैं, जैसे मुस्लिम भी हैं, जैसे जैन भी हैं, जैसे बौद्ध धर्म को अपनाने वाले भी हैं, ये क्या है? संख्या में कम है बजाय हिंदू धर्म की संख्या के। तो क्या बता रखा है इस अनुच्छेद में? इस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस प्रकार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी शिक्षा और संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपना कार्य कर सकते हैं और अपने हितों का संरक्षण कर सकते हैं। उनके हितों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उनको भी वही समस्त प्रकार के अधिकार और व्यवस्थाएं मिलेगी जो कि बहुसंख्यक वर्ग को मिलती है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण बताया गया है इसके अंदर। दूसरा देखिए, अच्छा इसके अंदर ध्यान रखिएगा, संस्कृति, जैसे कोई भी धर्म के लोग अपनी शिक्षा और संस्कृति को बचाए रखने का कार्य कर सकते हैं, ये भी संरक्षण में आता है, हितों के संरक्षण में आता है। अगला बिंदु क्या है? अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या है? जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। अपनी, मैंने जैसे बताया, अपनी लिपि को संरक्षित करने के लिए, अपनी शिक्षण संस्थाओं को स्थापना करने के लिए वो स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और वो स्थापना कर सकते हैं। तथा साथ में उनके प्रशासन की जिम्मेदारी भी उनके स्वयं के ऊपर ही होगी। ऐसा नहीं कि उन शिक्षण संस्थाओं में कोई बाहर से आके इंटरफेयर कर सकता है, नहीं कर सकता साहब। अल्पसंख्यक संस्थाओं को यह अधिकार होगा कि वो अपने धर्म की, संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने शिक्षण संस्थाओं का प्रबंधन कर सकते हैं और उसकी स्थापना कर सकते हैं और उसकी जिम्मेदारी उनके स्वयं के ऊपर ही होगी। तो ये व्यवस्था जो बता रखी है अनुच्छेद 29 और 30 के अंदर बता रखी है। उम्मीद है यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी आपको। अगर समझ में आती है, अगर कोई इसको नोट डाउन करना चाहता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं एक ऐसा अनुच्छेद जो बीच में लैप्स है। देखिए यहाँ पर 25, 26, 27, 28, 29, 30 आ गया और फिर इधर से 32 आ गया। तो 31 कहाँ गया साहब? तो 31 के बारे में शायद मैंने बता दिया है। अनुच्छेद 31 क्या था? संपत्ति के अधिकार के बारे में बात थी
और अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया कब? 31 को समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1978 के अंदर हुआ था। इसके अंदर समाप्त कर दिया। और इसमें कौन से अधिकार के बारे में थी बात? तो संपत्ति के अधिकार के बारे में बात थी। तो यहाँ संपत्ति का जो अधिकार है उसे अब समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि वो कौन से अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 के अंदर उसका उल्लेख था, और वर्तमान में अनुच्छेद 31 अब नहीं रहा। अब इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर हटा दिया गया है, और इसे आर्टिकल 300 के अंदर कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। तो अब संपत्ति का मूल अधिकार जो है वो हमारे संविधान के अंदर उल्लेखित नहीं है। अब ये कानूनी अधिकार बन चुका है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 के अंदर उल्लेखित है। ये अनुच्छेद 300 के अंदर इसका विवरण दिया गया है। तो ये तो मोटी मोटी बातें हो गई अपनी। अब आइए अपन दूसरी तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ लिखा हुआ अनुच्छेद 32। कौन सा? अनुच्छेद 32। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में से अक्सर इसमें से क्वेश्चन बन जाता है और इसके बारे में पूछ भी दिया जाता है। तो अनुच्छेद 32 क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है साहब अनुच्छेद 32 के अंदर? देखिए, अनुच्छेद 32 को कई नामों से जाना जाता है। अनुच्छेद 32 को कई नामों से जाना जाता है, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनता है कि आपसे पूछ ले अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है, किसने संविधान का दिल कहा है, किसने संविधान का हृदय कहा है? तो एक ही नाम है, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। श्रीमान भीमराव अम्बेडकर ने हमारे अनुच्छेद 32 को, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जी हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे क्या कहा है? भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे पूछ ले कि मौलिक अधिकारों की आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। पूछ लिया जाए भीमराव अम्बेडकर ने कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 कहा है। तो ये कई प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसे आत्मा, दिल, दीवार, दीदार, हृदय, इतने सारे नाम क्यों दे दिए? उसका भी एक कारण है। क्या कारण है? करते हैं चर्चा। क्योंकि अनुच्छेद 32 एक इस प्रकार का अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति के अगर मूल अधिकारों का हनन होता है, ध्यान रखिए, भारत में किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसकी रक्षा करने के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर व्यवस्थाएं बता गई हैं। और इन व्यवस्थाओं में क्या कहा है? इन व्यवस्थाओं के अंदर सर्वोच्च न्यायपालिका और उच्च न्यायपालिका, जी हाँ, सर्वोच्च न्यायपालिका और उच्च न्यायपालिका, कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों को मूल अधिकारों के खिलाफ अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को नुकसान पहुंचाया जाता है या किसी के व्यक्ति के मूल अधिकार छिन जाते हैं, तो उनकी रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायपालिका और उच्च न्यायपालिका के द्वारा रिट जारी की जाती है। और ये कितने प्रकार की रिटें होती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं। कितने प्रकार की रिटें? 5 प्रकार की रिटें। आप बोलेंगे सर रिटें क्या होती हैं? तो ये रिट एग्जाम लगती है, ये वाली रिट नहीं है। रिट होती है जो कि न्यायालय के द्वारा जारी किया गया एक ऐसा आदेश पत्र होता है जिसकी अनुपालना करना प्रत्येक व्यक्ति या संस्था का दायित्व समझा जाता है। उसकी अवमानना नहीं की जा सकती है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी होती है और हाई कोर्ट के द्वारा भी रिट जारी होती है। यहाँ एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। हमारे देश के अंदर सर्वोच्च न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा कानूनी और विधिक रूप से शक्ति प्राप्त है, लेकिन रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्ति जो है वो हाई कोर्ट को है। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्ति जो है वो हाई कोर्ट को है रिट जारी करने के मामले में। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? तो ऐसा ऐसे इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, और हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है वो भी आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। तो बोलोगे सर इसमें अलग बात कैसे है? तो अलग बात अब है
कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिटें जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत भी। इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं इसको, ये लोग यहाँ पर अनुच्छेद 226 इसके तहत रिट जारी की जा सकती है हाई कोर्ट के द्वारा। तो हाई कोर्ट को दो प्रकार से अनुच्छेदों के अंदर उल्लेखित किया गया है कि दो अनुच्छेदों के आधार पर यह रिट जारी करने की शक्ति रखता है, जबकि सर्वोच्च न्यायपालिका केवल अनुच्छेद 32 के तहत ही रिट जारी करता है। तो रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट को व्यापक शक्तियां दे रखी हैं। अब साहब ये रिटें होती कौन कौन सी हैं, तो देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है कौन कौन सी रिटें होती हैं। 5 प्रकार की रिटें होती हैं, जिसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें पहले लिखी हुई है कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी का नाम है परमादेश, तीसरी का नाम है प्रतिषेध, चौथी का नाम है उत्प्रेक्षण और पांचवी का नाम है अधिकार प्रचार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत काम की चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में आती रहती है, पूछा जाता है इनमें से सवाल। तो क्या है ये, करते हैं इसकी बात। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये एक प्रकार की रिट होती है। इसका मतलब क्या है, शॉर्टकट में अगर इसे याद करें तो इसका मतलब है सशरीर उपस्थित हो। ये जब रिट जारी की जाती है तो न्यायपालिका के द्वारा किसी व्यक्ति या किसी संस्था के खिलाफ जारी हो सकती है। इसके अंदर क्या कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है, तो सशरीर उपस्थित हो। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि जब यह रिट जारी की जाएगी किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास, मतलब न्यायालय के सामने पेश होना होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब न्यायालय के सामने पेश करना होगा, क्योंकि इस रिट के माध्यम से वो व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग करता है कि साहब मेरी जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है, और उसको चुनौती देने के लिए वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है। मैं यहाँ ताजा बात बताऊं आपको, महाराष्ट्र के मंत्री हैं नवाब मलिक, अभी हाल ही में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करी है ना, कल परसों ही जारी की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया है। तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने का प्रयास किया है, मतलब अपनी रिट में कहा है कि मेरी गिरफ्तारी अवैध हुई है, तो उसके तहत ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर न्यायपालिका के द्वारा कहा जाता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना पड़ता है व्यक्ति को। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट। दूसरी क्या है, परमादेश। कौन सी है, परमादेश, परम आदेश। परम आदेश का मतलब क्या होता है, हम आदेश देते हैं। ये सर्वोच्च न्यायपालिका या उच्च न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाती है, तब इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए पांचों रिटों में से सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रभावशाली रिट कौन सी है, तो यही है। सबसे ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली रिट जो है वो परमादेश ही है। ये सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जारी की जाती है, ये उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाएगी, और सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी के द्वारा जारी की जाएगी। सरकारी कर्मचारी मतलब सरकारी अधिकारी कि यदि कोई उच्च अधिकारी है तो अधीनस्थ के खिलाफ, उससे अधीनस्थ के दायरे के अंदर ये जारी की जाती है। तो इसका मतलब होता है परम आदेश, हम आदेश देते हैं। कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायपालिका या उच्च अधिकारी अपने से अधीनस्थ अधिकारियों या न्यायपालिका को ये रिट जारी करने का अधिकार होता है, और वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों या न्यायपालिका को ये रिट जारी की जा सकती है। इसमें व्यक्ति के मूल अधिकारों के हनन होने पर उचित कार्रवाई की जाती है। तीसरा है प्रतिषेध। तीसरी रिट कौन सी है, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, मना कर, रोक दो साहब। इसका मतलब होता है कि रोक दीजिए साहब, मैं मना कर रहा हूं आपको। क्या होता है इसका, समझिए इसका। इसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट है मान लीजिए, और ये नीचे हाई कोर्ट है, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है। तो न्यायपालिका की एक कड़ी होती है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायपालिका, फिर उच्च न्यायपालिका, फिर जिला न्यायालय, अलग 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 श्रेणियों के अंदर न्यायपालिका की व्यवस्था बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने अधीनस्थ, या हाई कोर्ट जो है वो अपने अधीनस्थ न्यायपालिका या फिर कोर्ट को ये कह सकता है कि साहब आपके पास जो मामला है उसे वहीं पर रोक दीजिए। आपके पास जो मामला है उसे वहीं पर रोक दीजिए। उसको सुनने के लिए वो मना करता है। वो कहता है
कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसे आप रोक दीजिए, वहीं पर रोकिए, वहीं पर रख दीजिए। कहने का मतलब मना कर देगा, प्रतिषेध कर देगा कि आपको इस मामले को नहीं सुनना है और इसके ऊपर पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाती है। उसके बाद में होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? सेम वही बात है कि ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है और ये हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले को हाई कोर्ट से अपने पास मंगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी मामले को जो कि हाई कोर्ट के अंदर है उसे अपने पास मंगा सकता है, या फिर हाई कोर्ट जो है इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी अपने मामले को मंगा सकता है। और क्या कहता है? ये कहता है इस बात को है कि भाई साहब, आप जो न्यायपालिका के द्वारा जिस कार्य को या जिस केस को सुन रहे हो वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और उसे आप मेरे पास भेजिए, मुझे इस मामले की जानकारी दीजिए और मुझे इससे जुड़े हुए तमाम जो बिंदु हैं उनसे और अधिक अवगत करवाइए। तो आप ध्यान रखिएगा, उत्प्रेषण को कहते हैं और अधिक सूचित करो। कहने का मतलब अगर कोई केस चल रहा है सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर तो हाई कोर्ट उसे अपने पास बुला लेगा, सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला लेगा अधीनस्थ के द्वारा। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है तो हाई कोर्ट बुला लेगा, हाई कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बुला लेगा और कहेगा ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है, आप इसको छोड़ दीजिए और इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो मुझे सूचित करिए, उससे मुझे अवगत करवाइए। तो ये भी एक प्रकार के अधिकारों की रक्षा करने वाली रिट है। लास्ट है अधिकार पर्चा। अधिकार पर्चा अधिकार के बारे में बात करती है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तुम्हारा क्या अधिकार है। इसका शाब्दिक अर्थ है तुम्हारा क्या अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति जिसकी संवैधानिक नियुक्ति नहीं हुई है और वो किसी कार्य के ऊपर बैठ के अगर वो कार्य करता है और किसी की शिकायत के द्वारा ये पता चले कि अमुक व्यक्ति जिस पद के ऊपर बैठा हुआ वो उसके योग्य नहीं है, तो उस स्थिति में अधिकार पर्चा रिट के माध्यम से उस व्यक्ति से पूछा जा सकता है कि भाई साहब तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम किस आधार के ऊपर इस कुर्सी के ऊपर बैठे हो, क्या संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई है तुम्हारे चयन में, क्या तुमने कोई प्रतियोगी परीक्षा दी है, क्या तुमने उसके लिए मेहनत करी है, और अगर करी है तो आप उसका विवरण दीजिए, उसका ब्यौरा दीजिए, उसकी पूरी जानकारी मांग ली जाती है। और अगर पता चलता है कि वो व्यक्ति इसके योग्य नहीं है फिर भी जबरदस्ती उसके ऊपर बैठा हुआ है तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारा क्या अधिकार है, किस आधार पे तुम यहाँ बैठे हो। इस प्रकार से मेरे दोस्तों ये 5 प्रकार की रिटें हैं जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग जारी की जाती हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के द्वारा इसके अंदर उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है। तो इसीलिए इसे हमारे संविधान की आत्मा का नाम दिया गया है, हमारे देश के संविधान की आत्मा का नाम दिया गया है। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों के। इसके बाद में कुछ नहीं बचता, इसके बाद में 2-3 अनुच्छेद और बचते हैं आप लोगों के। जैसे मैंने बताया है 12 से लेके और 35 तक, 12 से लेके और 35 तक के अनुच्छेदों का उल्लेख है। यहाँ पर 32 तक अपन आ गए, 33 और 34 और 35 ये और बचे हुए हैं। तो अनुच्छेद 33 के अंदर बता रखा है कि सेना जो है सेना के जो कर्मचारी हैं, सेना के जो कर्मचारी हैं उनके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है, उनके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है, किसी भी प्रकार की कटौती की जा सकती है। और सेना के कर्मचारी ही नहीं, कोई सरकारी भी कर्मचारी हो उसके भी मौलिक अधिकारों के अंदर कटौती की जा सकती है आवश्यकता पड़ने पर। जैसे देखिए सेना के अंदर कोई व्यक्ति 3 महीने की छुट्टी लेके जैसे घर पहुंचा, घर पहुंचते ही पता आया कि साहब तुरंत सेना में वापस बुलाया, कोई आपातकाल की व्यवस्था हो गई, तो वो कहे नहीं साहब मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा मूल अधिकारी छुट्टी लेके आया, नहीं उसे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से शिक्षा के अंदर भी आप देख लीजिए, बहुत से अध्यापक होते हैं उनकी चुनाव में ड्यूटी लगा दी जाती है, बहुत से कर्मचारियों की जनगणना में ड्यूटी लगा दी जाती है, तो उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, रोका जा सकता है सरकार को जब आवश्यकता पड़े उस हिसाब से। तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 33 में बता रखा है। अनुच्छेद 34 में क्या है? अनुच्छेद 34 के अंदर मार्शल लॉ के बारे में बात है। आपसे पूछ लिया जाए मार्शल लॉ का उल्लेख किस में है, तो अनुच्छेद 34 में है।
ध्यान रखिएगा, मार्शल लॉ की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति से आज्ञा चाहिए, राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। जब राष्ट्रपति की मंजूरी होती है तो ही मार्शल लॉ लगता है। इसके अलावा लास्ट में अनुच्छेद 35 बचा हुआ है, तो आपसे पूछ ले अनुच्छेद 35 में किस बात का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 35 के अंदर ये बताया गया है कि किसी भी प्रकार के मूल अधिकारों में परिवर्तन करने का जो अधिकार होगा, किसी भी प्रकार के जो मूल अधिकार है उसका संरक्षण की व्यवस्था जो होगी वो उसका उल्लेख बता रखा है। अनुच्छेद 35 के अंदर मूल अधिकारों के संरक्षण का उल्लेख दे रखा है। और किसी भी प्रकार से अगर मूल अधिकारों में परिवर्तन होता है तो मूल अधिकारों के अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन या मूल अधिकारों को कम करने का जो अधिकार है वो संसद को है। तो संसद के माध्यम से मूल अधिकारों के अंदर परिवर्तन किए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका के द्वारा मूल अधिकार कम नहीं किए जा सकते। न्यायपालिका के द्वारा तो उस मूल अधिकार की समीक्षा की जा सकती है। तो अनुच्छेद 35 के अंदर यही बता रखा है, आर्टिकल 35 के अंदर बता रखा है कि जो मूल अधिकार हैं, हमारे जो मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों को प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, उनको संरक्षण किस प्रकार से मिलेगा, उसकी व्यवस्था बता रखी है। और केवल संसद के द्वारा, केवल संसद के द्वारा ही हमारे मूल अधिकार जो हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। और ये शक्ति केवल संसद को ही प्राप्त है, न्यायपालिका के द्वारा तो इसकी समीक्षा की जाती है। तो उम्मीद है आज मेरे द्वारा इस मूल अधिकार को कंप्लीट किया है और मैंने पूरा प्रयास किया है आप लोगों के अनुसार जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं उनको उकेरने का। तो अगर आप इसे देखेंगे तो उम्मीद है पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक हाथ जोड़ के नम्र निवेदन और प्रार्थना है, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो पा रहे हैं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन ज़रूर दबाएं और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, और इसे शेयर ज़रूर करें, इसे आगे से आगे बढ़ाएं। आपका अगर इसी प्रकार से सहयोग और लगाव और प्यार मिलता रहा, आशीर्वाद मिलता रहा तो मैं और प्रयास करूँगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी होली। खूब सारी रंग बिरंगी खुशियों से भरी हुई होली आप लोग अपने घर परिवार वालों के साथ खेलें। ऐसे आप लोगों के लिए दुआएं, आशीर्वाद। जय श्री श्याम। नमस्कार।